अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुक। इसके कुछ एक्सेस क्वेश्चंस हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक्सेस नंबर 1 है। ये बेसिकली इसमें हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है और क्वेश्चन कुछ इस तरह के द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट्स ऑफ तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक लिमिटेड है। एक बैंक की ये उन्होंने बैलेंस शीट हमें दी हुई है फॉर द ईयर्स ऑफ 2003 एंड 2004 एज ऑन 31 मार्च। और इसमें हमने बेसिकली सबसे पहले कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है, तो इसका एक स्पेसिमेन होता है, वो हमने इसका ड्रॉ करना सबसे पहले। वो इस तरह एक, इसको हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं। तो इस तरह इसका स्पेसिमेन आपने ड्रॉ कर लेना। पहले आपने एसेट्स को ड्रॉ कर लेना, उसका उसके ईयर्स आ जाएंगे 2003 2004। और नेक्स्ट कॉलम में आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का बताओगे कि कितनी एक साल से दूसरे साल में कितनी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है एसेट या लायबिलिटी। और उसके बाद उसकी हम परसेंटेज भी निकालेंगे। देन उसके बाद हम इसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं और डिफरेंट वे से इसके अंदर से हम एनालाइज कर सकते हैं कि व्हाट कैन बी द रीजंस ऑफ दिस इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ दीज एसेट्स। सो सबसे पहले हम ये सेगमेंटेशन कर लेंगे इस करंट एसेट्स और टोटल फिक्स एसेट्स को हम देख लेंगे अलग से। तो अगर हम उसकी बैलेंस शीट में जाएं, बैलेंस शीट में हमारे पास उन्होंने एसेट साइड के ऊपर हमारे पास कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई विच इज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिया हुआ है। बैलेंस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल दिया हुआ है एंड एट शॉर्ट नोटिस। और फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स है, एडवांसेस एंड फिक्स एसेट एंड अदर एसेट्स। तो बेसिकली सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से एसेट्स हमारे पास करंट एसेट्स हैं और कौन से हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं। ठीक है, तो हम पहले एसेट्स वाली साइड को देखते हैं। तो एसेट में हमारे पास हमें पता है कैश, इन्वेंट्री और रिसीवेबल। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, ये है करंट एसेट। तो कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई हमारे पास करंट एसेट होगा। फिर बैलेंस विद बैंक्स और मनी एट कॉल मींस कि आप किसी टाइम भी डिमांड कर सकते हैं बैंक से मनी को, तो इसका मतलब है कि वो लेस देन 1 ईयर ही होगा। तो करंट एसेट बेसिकली हमारा वही है जो जिसका पीरियड जो है लेस देन 1 ईयर हो या 1 ईयर हो, उसको हम करंट एसेट कहते हैं। और ये रेडली कन्वर्टेबल टू कैश हो और उसका टाइम पीरियड विद इन 1 ईयर हो। और उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो है बेसिकली हमारी लॉन्ग टर्म होती हैं। एडवांसेस भी हमारे मोर देन 1 ईयर के होते हैं। फिक्स एसेट तो हमारा फिक्स एसेट है एंड अदर एसेट भी हम उसको लॉन्ग टर्म में कंसिडर करेंगे। देन हम चल जाते हैं उसके ऊपर। तो ये मैंने कुछ लिखे हुए हैं करंट एसेट्स के बारे में कि करंट एसेट्स में कौन कौन सी चीज़ आती है। कैश आता है, कैश इक्विवलेंट्स आते हैं, ठीक है। और उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं, हमारे पास इन्वेंट्री होता है। अब इसमें इन्वेंट्री नहीं है क्योंकि एक बैंक की ये बैलेंस शीट थी जिसकी वजह से इसमें इन्वेंट्री नहीं है। तो किसी क्वेश्चन में अगर इन्वेंट्री का भी जिक्र हो तो आप उसको भी करंट एसेट्स ट्रीट करेंगे। देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है हमारे पास, जो हम मार्केट के अंदर एक्सचेंज करवा सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है। उनका भी टाइम पीरियड लेस देन 1 ईयर होता है। प्रोमिसरी नोट्स होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, अदर सिक्योरिटीज़ एज वेल। सो उसके बाद प्रीपेड लाइबिलिटीज़, जैसे कि हमें पड़ा हुआ था प्रीपेड एक्सपेंस जो है हमारा बेसिकली एसेट होता है। हम किसी काम के लिए पहले से पे कर देते हैं, लाइक हाउस रेंट होता है या फिर बिल्डिंग रेंट होता है। तो हम 3 महीने के लिए उसको पे कर देते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट मंथ होता है वो जब वो निकल जाता है तो हमने उसको एक्सपेंस इंकर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा एक तरह से एसेट होता है। और अदर जो लिक्विड एसेट्स हैं वो भी हमारे करंट एसेट में शामिल होते हैं। लिक्विड एसेट मतलब वो जो रेडीली कन्वर्टेबल टू कैश हों और विद इन 1 ईयर कन्वर्ट हो सकते हो, ठीक है। कैश इक्विवेलेंट्स हमारे पास बेसिकली वो होते हैं जो मोस्ट लिक्विड एसेट्स पे भी कंसीडर किया जाता है कि मोस्ट नियरेस्ट टू द कैश, ठीक है। जैसे कि गोल्ड हो गया या फिर जिस तरह के हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास कैश इक्विवेलेंट में आता है ताकि हम उसको ऑन द स्पॉट हम जाके बैंक से डिस्काउंटिंग पे निकलवा सकते हैं पैसे। देन उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ हैं, सेम चीज़ हमारे पास अकाउंट पेबल्स है, शॉर्ट टर्म डेट है हमारे पास, ठीक है। सच बैंक लोन्स हो गए जो हम लेते हैं एंड कमर्शियल पेपर्स वगैरह। फिर उसके बाद डिविडेंड पेबल है हमारे पास, वो भी विद इन 1 ईयर के अंदर आता है। नोट्स पेबल है हमारे पास करंट। अब नोट पेबल भी डिपेंड करता है, समटाइम्स ये विद मोर देन 1 ईयर भी होता है और समटाइम्स ये लेस देन 1 ईयर भी होता है।
तो वो भी हमें अगर मेंशन किया होगा तो हम उसको उसके हिसाब से ट्रीट करेंगे। द करंट पोर्शन ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू, ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू भी हमारा करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आता है। जैसे हमारे पास प्रीपेड लायबिलिटीज़ थी, वैसे ही डेफर्ड रेवेन्यू भी हमारा करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आएगा। उसके बाद ये भी वही रेवेन्यू होता है जो हम पहले से पैसे ले लेते हैं सर्विस देने से पहले, उसके बाद हम उसकी सर्विस परफॉर्म करते हैं। दैन उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट पेबल है, सॉरी करंट मेच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट है हमारे पास, इंटरेस्ट पेबल ऑन आउटस्टैंडिंग डेट्स है, लॉन्ग टर्म हमारे पास ऑब्लिगेशंस हैं। अगर हम बैंक की बात करें स्पेसिफिकली, तो बैंक की जो डिपॉजिट्स होते हैं, जो हमारे पास कस्टमर अपने पैसे जमा करवाते हैं, वो भी हमारे लाइबिलिटीज़ के अंदर आते हैं। ठीक है, वो हमारे डिपेंड करता है कि किस तरह के उन्होंने डिपॉजिट करवाए हैं। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट बेसिकली जो भी कोई करवाता है वो सेविंग के लिए करवाता है या फिर अपने फ्यूचर यूज़ के लिए करवाता है, तो वो मोस्टली मोर देन 1 ईयर होते हैं, तो उसकी वजह से हम उसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कंसिडर करते हैं। उसके बाद हमारे पास फ़िक्स एसेट्स है, और फिक्स एसेट के बाद हमारे पास इसमें आ जाता है इंक्लूड्स बिल्डिंग, कंप्यूटर इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर, फर्नीचर, लैंड, मशीनरी, व्हीकल्स। तो ये हमारा फिक्स एसेट्स में आता है। इसमें अंदर हमारे पास वो भी है, प्लांट्स आ गया, प्लांट्स हमारे जो मशीनरी होती है, और बिल्डिंग भी है। ठीक है, ये सारे हमारे फिक्स एसेट्स में आ जाते हैं। देन लॉन्ग टर्म अगर डेट की हम बात करें तो उसके अंदर हमारे पास बॉन्ड्स आते हैं, लोन्स, पेंशन, नोट पेबल देखें यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और करंट लायबिलिटीज़ के अंदर भी लिखा है। तो करंट लायबिलिटीज़ के अंदर भी हमारे पास डिपेंड करता है कि वो किस तरह का लायबिलिटी है, कि वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। उसके बाद हमारे पास डिबेंचर्स हैं, जो कि फ़िक्स हमें उसके ऊपर उसके बाद इंटरेस्ट मिलता था फिक्स के ऊपर, और ये भी मोर देन 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इसके बाद मॉर्गेजेस हैं, लॉन्ग टर्म बोरविंग्स हैं, जो कि क्लियरली पता चल रहा है कि लॉन्ग टर्म है ये हमारे पास, और लोन्स पेबल है। तो ये हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट की एक कुछ एग्जांपल है। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास जो हमने ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस करना था। करंट एसेट्स को हमने एक साइड पे कर लिया, कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई और बैलेंस विद बैंक्स। ठीक है, 2003 की वैल्यूज़ लिख लिया और 2004 की। अब हमने क्या करना है, 2004 में से 2003 की वैल्यू को माइनस करना है। जो हमारे पास वैल्यू आएगी, जो कि हमारे पास आई है अमाउंट 4,69,207, इसको हम डिवाइड करेंगे विद 2004 की वैल्यू से। ठीक है, जो हमारे पास ये है 22 लैक्स, हाँ, सो 2,237,000। ठीक है, ये जो हमारे पास ये वैल्यू है, इसके साथ हम डिवाइड करेंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा नेगेटिव में। क्योंकि देखें ये हमारे पास ये 22 अगर हमारे पास लैक्स ये हैं, और 27 लाख हमारे पास 2003 में थे हमारे पास कैश बैलेंस, तो हमारे पास कैश बैलेंस 2003 में ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू 2004। तो जिसकी वजह से इसका जो ये डिक्रीज़ हुए हैं हमारे पास पैसे, और परसेंटेज में भी हमारे पास डिक्रीज़ होगा। उसके बाद ऐसे ही हमारे पास बैलेंस विद बैंक्स है, और इसी तरह हम इसी वे को यूज़ करेंगे। पहले हम इसमें से इस वैल्यू को माइनस करेंगे कि 2004 में जो हमारे पास 1,006,00,000 जो हमारे पास वैल्यू है, इसको हम माइनस करेंगे विद 1,01,36,000 के साथ, और हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव में आंसर, और वो होगा हमारे पास 4,71,194। और इसको इसी वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे इस अमाउंट को विद 2004 अमाउंट, और विद मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, जो हमारे पास परसेंटेज में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली हमने करंट एसेट्स के लिए क्या करना है, करंट एसेट्स में हम ये करना है कि हमने जो हमारे पास दोनों टोटल करंट एसेट्स होंगे उनको हम प्लस करेंगे, और उसका जो आंसर होगा वो होगा 3,88,43,589। और सिमिलरली 4 को भी हम इस तरह कर लेंगे, और सेम हम जैसे हमने ऊपर निकाला है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को, वैसे ही हम इधर में निकाल लेंगे। हम पहले क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे, देन हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे विद 2004 अमाउंट जो कि करंट एसेट की थी, और उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये परसेंटेज आ जाएगी। देन हमारे पास इसी तरह फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट को हमने एज इट इज़ लिख लेना है जो हमें गिवन होंगे। अगर मैं सवाल दिखाऊँ तो सवाल में हमारे पास फिक्स एसेट लिखे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारे पास, एडवांसेस हैं, फिक्स एसेट हैं, अदर एसेट्स हैं, तो हम इसको फिक्स एसेट के अंदर कंसिडर करेंगे।
हमने सेगमेंटेशन पहले कर ली कि देखा कि कौन कौन सी चीज़ किस में आती है, तो हम उसके हिसाब से उसको हम ऐड कर लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास एडवांसेस हैं, फिक्स एसेट्स हैं, अदर एसेट्स हैं, इसको हम सेम वे से सॉल्व करेंगे और हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको इसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए हम डिफरेंट वे यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले अगर हम देखें कैश बैलेंस में हमारे पास अगर पॉजिटिव चेंज आता है, ये रीजंस कुछ लिखे हुए हैं कि एसेट्स के अंदर क्यों चेंज आ रहा है, जो इसमें अंदर हमारे पास एसेट्स के अंदर एलिमेंट्स हैं जैसे कि कैश बैलेंस विद आरबीआई है। तो पॉजिटिव चेंज अगर हमारे पास अगर आता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास कैश फ्लो आया है पॉजिटिव, या फिर हमने जो कोई एसेट्स हैं उसको हमने सेल किया है, ठीक है, ये एक रीज़न हो सकती है। या फिर जो कस्टमर ने जो है पैसे डिपॉजिट किए हैं हमारे पास, दैट्स वाई द बैलेंस ऑफ बैंक इंक्रीजेस। उसके बाद नेगेटिव चेंज क्या हो सकता है कि पैसे विड्रॉल किए गए हैं, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है, अपने इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए आप सिक्योरिटीज़ पर परचेज़ करते हो जो गवर्नमेंट रिलीज़ करती हैं। उसके बाद परचेज ऑफ फिक्स एसेट हो सकता है कि आपने कोई न्यू ब्रांच के लिए आपने बिल्डिंग परचेज़ की है, तो वो भी कोई वजह हो सकती है नेगेटिव चेंज की वजह से। इसी तरह इसके डिफरेंट आगे जो एलिमेंट्स हैं, बैलेंस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल। तो पॉजिटिव चेंज कब आएगा, पीपल आर यूजिंग लेस क्रेडिट टूल्स। और नेगेटिव चेंज कब आएगा कि मोर यूज़ ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ठीक है, ज़्यादातर लोग क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, चेक्स को यूज़ कर रहे हैं, और डिफरेंट जो हमारे पास क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं। कस्टमर आर यूजिंग क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स दैट कैन बी यूज फॉर द विड्रॉल ऑफ मनी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो कस्टमर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनके जो चेंज है वो नेगेटिव आ रहा है, उसमें डिक्रीज़ आ रहा है बैलेंस विद बैंक्स में। तो इसके बाद इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में हमारे पास पॉजिटिव चेंज है और नेगेटिव चेंज है। ये आप इसको पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंक्लूजन दिया हुआ है कि क्या रीज़न हो सकती है। इसी तरह जो भी क्वेश्चन होगा आप उसके हिसाब से उसकी कंक्लूजन बिल्ड करके उसमें आप लिख सकते हैं। देन हमने ये लाइबिलिटीज़ को उसी तरीके से किया जैसे हमने एसेट साइड को किया था कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को हमने अलग से सेग्रीगेट कर लिया और करंट लाइबिलिटीज़ को अलग से। अगर हम यहाँ देखें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हमने लिखा हुआ है, कैपिटल हमारे पास, रिजर्व सरप्लसेस हैं, ठीक है, और उसके अंदर डिपॉजिट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने को कहा था डिपॉजिट जो है हमारे कस्टमर अपने पैसे यहाँ पे हमारे पास बैंक में जमा करवाता है, तो वो हमारा एसेट नहीं होता, वो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है। तो जिसकी वजह से ये जो है हमारे लाइबिलिटी साइड के ऊपर डिपॉजिट्स आते हैं। हालांकि ये हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, फिर भी हमारे पास जो है कैश नहीं होता बैंक के पास। और उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे पास बोरोइंग्स आ जाती हैं, और उसके बाद अदर लाइबिलिटीज़ प्रोविजन जो है वो हम करंट लाइबिलिटीज़ को कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ आ गई हैं और इसको हमने जो है एज इट इज़ जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया था वैसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे। और इसके भी कुछ रीजंस हैं चेंजेस इन लाइबिलिटीज़ की, कि कैपिटल में चेंज आने का मतलब कि ऑन इक्विटी में इंक्रीज़ हुआ और उसमें डिक्रीज़ हो सकता है। फिर उसके बाद रिजर्व सरप्लसेस में इंक्रीज़ होने का मतलब ये है कि इंक्रीज़ इन नेट इनकम, इंक्रीजिंग रिटेन अर्निंग्स इंक्रीज़ हुए हैं, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि कोई हमने मे बी डिविडेंड पे आउट ना किया हो, जिसकी वजह से हमारी इंक्रीज़ आ सकती है। डिक्रीज़ होने का मतलब भी ये हो सकता है कि डिविडेंड हमने पे आउट किया तो इसमें नेगेटिव चेंज होगा। और इसी तरह आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं कि जो लिखा हुआ है। उसके बाद सेकंड हम उसके एक्सेस देखते हैं ट्रेंड एनालिसिस को। ट्रेंड एनालिसिस में हमारे पास उसने हमें ईयर दिया हुआ है फ्रॉम 1999 टू 2004। उसमें डिपॉजिट्स दिए हुए हैं, एडवांसेस दिए हुए हैं एंड प्रॉफिट दिए हुए हैं। इसका भी एक स्पेसिमन है जो आप पहले ड्रॉ करेंगे, उसको देख लें किस तरह ड्रॉ करना है। ये इसका स्पेसिमन है। सबसे पहले हमने ईयर्स लिख लेना फर्स्ट कॉलम में, देन ऊपर डिपॉजिट्स, एडवांसेस एंड प्रॉफिट आ जाएगा, और आपने हर अमाउंट के ट्रांस परसेंटेज निकालनी है। सिंपल इज़ दैट कि आपने उसकी अमाउंट को बेस ये कंसिडर करना है। इसने सवाल जो कर देखें ना, सवाल में उसने दिया हुआ है कि कैलकुलेट द ट्रेंड एनालिसिस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ तमिलनाडु मर्सेंटाइन बैंक लिमिटेड टेकिंग 1999 एज अ बेस ईयर एंड इंटरप्रेट देम इन थाउजेंड्स। तो इसका मतलब है कि उसने कहा कि हमने 1999 जो ईयर हमारा उसको हमने एज अ बेस ईयर ट्रीट करना है, ये वाला, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करना है, हर जो अमाउंट होगी वो हमने उसकी अमाउंट के साथ
डिवाइड कर देनी है एंड मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ बिकॉज ऑफ द परसेंटेज। तो जैसे कि अब ये देखें यहाँ पे 100% इसका मतलब है कि हमने इसी वैल्यू को इसी के साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई किया 100 से, तो हमारे पास 100% आ गई है। तो 2000 की वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे 1999 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास 129.60% आ जाएगा। सिमिलरली हम इसी तरह 2001 की वैल्यू को 99 से करेंगे, 2002 की वैल्यू को 99 से करेंगे, 2003 के और 2004 के भी इसी तरह। और जो भी इसकी एक फ्लो ऑफ परसेंटेज बन रहा होगा, ग्राफ जो एक इसका जा रहा होगा, उसके थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि डिपॉजिट्स के अंदर किस तरह का चेंज आया है, कि इस ईयर से इस ईयर तक पॉजिटिव चेंज था, उसके बाद नेगेटिव चेंज हुआ, क्या रीज़न हो सकती है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है, कोई इंटरनल फैक्टर हो सकता है, एडवांसेस में कोई चेंज आया है, प्रॉफिट में कोई चेंज आया है। अगर हमारे पास डिपॉजिट ज़्यादा है, ठीक है, तो प्रॉफिट हमारे पास अगर पॉजिटिव इंक्रीज़ आ रहा है, डिपॉजिट्स कम है और एडवांसेस ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है कि हम ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कर रहे हैं और जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है। तो डिफरेंट इसकी आप इंटरप्रिटेशन बिल्ड कर सकते हैं। तो ये कुछ इसकी इंटरप्रिटेशन मैंने दी हुई हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का। कॉमन साइज बैलेंस शीट हमने बनानी है इसके अंदर। कॉमन साइज जो बैलेंस शीट है हमारे पास वो ऑफ तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक जो है उसने दी हुई है। हमने अभी तक देखा कि हमने एक सबसे पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस किया जिसमें हमने बैलेंस शीट का एनालिसिस किया, उसकी हम इनकम स्टेटमेंट की भी एनालिसिस करते होते हैं, लेकिन हमने फ़िलहाल इसका बैलेंस शीट का एनालिसिस देखा। जिस तरह हमने बैलेंस शीट का किया उसी तरह आप इनकम स्टेटमेंट का भी कर सकते हैं। आपने जस्ट हेड्स बनाने हैं, उसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ देखना है कि कितना इंक्रीज़ हुआ है, कितना डिक्रीज़ हुआ है। देन उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आप इसको देन इसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आप इसको सेम वे से अपनी कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस बना सकते हैं फॉर इनकम स्टेटमेंट। देन हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का, वो ये है कि कॉमन साइज बैलेंस शीट हमने बनानी है ऑफ दिस बैंक। हमें इन्होंने पर्टिकुलर्स दिए हैं, साथ सोल्व भी उन्होंने किया हुआ है, लेकिन हम इसको देख लेते हैं किस तरह सोल्व करना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इन्होंने हमें सेग्रीगेट करके दे दिया, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि फ़िक्स एसेट के अंदर हमारे पास इन्वेस्टमेंट, एडवांसेस एंड फिक्स एसेट वगैरह आते हैं। यही क्वेश्चन है हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया था, दिस वन। यही इस तरह का आपको क्वेश्चन आएगा, बैलेंस शीट आएगी, आपने इसके ऊपर कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस बनाना है। अब तरीका ये कि आप इसका स्पेसिमेन देख लें, किस तरह स्पेसिमेन बनाया हुआ है। यही आपने स्पेसिमेन ड्रॉ करना है। यस, सो सबसे पहले आप पर्टिकुलर्स बना लेंगे। पर्टिकुलर्स के बाद आप उसमें अगले उसकी डेट लिख लेंगे, जो डेट